नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। आज की हमारी जो क्लास है वह पाषाणकालीन मध्य प्रदेश के ऊपर है। कल हमने एक लेक्चर देखा था जिसमें पूरा जो यूनिट 2 है आपका नए सिलेबस के अनुसार उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा था कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। एक्चुअली पूरा ना कहिए, जो शुरुआती 2 बिंदु हैं आपके सिलेबस के जो कि एमपी के हिस्ट्री से रिलेटेड है उसको मैंने समझाया था। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे किस क्रम में हमें आगे बढ़ना था। कल भी बता दिया था कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो सिंपली आज हमें पूरा पाषाणकालीन मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। एक लाइन है, सफलता में 1% योगदान प्रतिभा का होता है, शेष 99% योगदान आपके श्रम का होता है। मतलब हार्ड वर्क आपके लिए जरूरी है। प्रतिभावान जो व्यक्ति होते हैं, कई लोगों को थोड़ा सा अलग अलग कारणों से, है ना, जो जानते होंगे ज़्यादा दिमाग चलता है। बात सत्य है, ऐसा नहीं होता है कि सबके बराबर दिमाग है और कौन कितना यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत होता है, इस चीज़ का भी फर्क होता है, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम पर यदि आप विश्वास करते हैं, तो आप छोड़ते हैं क्योंकि पहले से ही प्रतिभावान। क्या, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये थॉमस एल्वा एडिसन की बात है, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ये सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये 2 बिंदुओं के बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। कल चर्चा की थी, कल ये टाइप्ड नहीं था, आज ये टाइप्ड मटेरियल है आपके पास, दिख रहा होगा। ये 2 पॉइंट्स है हिस्ट्री। क्या पढ़ना है आपको? मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। और आगे के जो बिंदु हैं इन पर धीरे धीरे हम चर्चा करते रहेंगे। ये पॉइंट्स सेम है, पहले सिलेबस यूनिट 1 में था, में कर दिया है, बस इतना ही फर्क है, इतना ही। तो ये हिस्ट्री की शुरुआत की थी, थोड़ा पृष्ठभूमि बताई थी आपको। आज का जो टॉपिक है वह देख लीजिए आप, पाषाणकालीन मध्य प्रदेश। तो पाषाणकालीन मध्य प्रदेश में भी मैंने सिखाया था कि क्या क्या पढ़ना है आपको। वो चीजें हैं 4। कौन सी हैं? पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था। एक था पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। एक और काल बताया था मैंने, ताम्र पाषाण काल। इसमें भी क्या बताया था मैंने? इसमें भी ये बताया था कि आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से और चीजें नहीं याद करनी कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या औजार यूज करते थे, वो एक कॉमन बातें मैंने बता दी थी आपको। आपको अब यहाँ पर सिर्फ जो आपका प्रमुख स्थल है और के जो खोज करता है उसकी स्थिति और वहां से क्या प्राप्त हुआ है हमको, ये जानकारी यहाँ प्राप्त करना है जहां से क्वेश्चन बन। देखिए, ये सारी बातें जो कल मैंने डिस्कस की थी नॉर्मल, ये लिखित रूप में आपको मिल जाएंगी। हिस्ट्री की बात की थी, हिस्ट्री को विभाजित किया था अपन ने, फ्लो चार्ट बनाया था एक के बाद ये जो प्रागैतिहासिक इतिहास है उसकी डेफिनेशन वगैरह बताई थी। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सब क्या होते हैं, एक बढ़िया भूमिका मैंने आपको दी थी। देन मैंने बोला था कि अगले दिन से हम क्या पढ़ेंगे, पाषाणकालीन मध्य प्रदेश। पाषाणकालीन मध्य प्रदेश पहले तो 3 पार्ट पूरे कर लेते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, एंड देन ताम्र पर चलेंगे। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ये कौन सी है? पूरा पाषाणकालीन मध्य प्रदेश। कौन सी है? पूरा पाषाणकालीन मध्य प्रदेश की ये स्लाइड है। देखिए, इसको भी आप कैसे पढ़ सकते हैं, कुछ बिंदु एक्स्ट्रा है लेकिन उन पर हमें चर्चा नहीं करनी है। ये सब जो बातें लिखी हैं ये सब एक भूमिका के तौर पर है, आप सिर्फ इनको रीड करिएगा, इसमें कोई तथ्यात्मक जानकारी आपके लिए नहीं है। सिंपली यह कहा जा रहा है कि जो पूरा पाषाणकालीन जो हमारे अवशेष हैं मध्य प्रदेश में, वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगम स्थल के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि हमारा जो मध्य प्रदेश है देश के बीचों बीच में स्थित है, और उत्तर भारत में जो पाषाणकालीन मानव रहता था और दक्षिण भारत, दोनों की मिली जुली संस्कृति तो यहाँ पर दिखाई देती है। इस काल के जो औजार वगैरह थे वो कुल्हाड़ी थी, जिसे हम हस्त कुठार वगैरह कहते हैं, खुरचनी, स्क्रेपर खुरचने के लिए, चॉपर, ऐसे कुछ आपके उपकरण यूज किया करते थे उस टाइम के लोग। और जो हमें ज्यादातर स्थल प्राप्त हुए हैं वो कहीं ना कहीं नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा, धसान, वेनगंगा। मतलब एक्चुअली आप समझो कि एमपी का कोई पार्ट ऐसा है ही नहीं जहां से ऐसे प्रमाण हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। सारे ही मध्य प्रदेश में हमको पूरा पाषाणकालीन मानव के अवशेष प्राप्त होते हैं। पूरा पाषाण काल तो सबसे अधिक, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा कम और नव पाषाण काल में थोड़ा और कम, लेकिन पूरा पाषाणकालीन मानव तो पूरे मध्य प्रदेश में विचरण करता था, यह बात आप याद रखिए। तो हमें पूरे मध्य प्रदेश में एक एक स्थल उठाकर ऐसा नहीं देखना है, 4-6 स्थल हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से खूब
हैं तो उठाना है और उनसे क्या प्राप्त हुआ है हमको ये जानना है। वो स्थल कौन से हैं तो देख लीजिए, भीमबेटका आपने नाम सुना ही होगा। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन में स्थित है। इनकी अभी पृथक से हम बात करेंगे अलग अलग, अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि ये स्थल है पूरा पाषाणकालीन और कहाँ पर स्थित है। तो भीमबेटका है आपके कहाँ पर? रायसेन में। महेश्वर, महेश्वर आपको पता होगा खरगोन जिले के अंतर्गत आता है महेश्वर। यह बस्ती बहुत पुरानी है, नवपाषाण काल को छोड़कर शेष सारे कालों में यह बस्ती जो है हमेशा आबाद रही है, हमेशा यहाँ पर संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं हमें। हथनौरा की बात करें तो हथनौरा जो नगर है ये आपके सीहोर में है, पूरा पाषाणकालीन बस्ती है। इस टाइम पर पूरा पाषाण काल में मानव यहाँ निवास करता था। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, अभी जानेंगे कैसे। मृगेंद्रनाथ की गुफा ये रायसेन में है। यहां से हमको जैसे भीमबेटका से चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसी तरह से मृगेंद्रनाथ की गुफा से भी हमें चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पिपरिया या महादेव पिपरिया इसका पूरा नाम है। यहाँ पर थोड़ा सा ये पिपरिया की बात नहीं करना, होशंगाबाद में भी है पिपरिया। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? महादेव पिपरिया की बात करेंगे, महादेव पिपरिया की। और ये है नरसिंहपुर में। कहाँ है? नरसिंहपुर। ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक आप मान लीजिए इसको। महादेव पिपरिया होशंगाबाद में। बात करें भूतरा, भूतरा भी नरसिंहपुर में है। तो ये कुछ पुराने स्थल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। स्थल और भी हैं, लगभग आप सभी दिशाओं में मध्य प्रदेश में जाएंगे तो स्थल आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये आपके काम के नहीं है। आपको सिर्फ ये 4-6 स्थलों के बारे में जानना है। तो आइए एक एक करके इसके प्रमाण जान लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई है, यहीं से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं। सबसे पहले भीमबेटका के बारे में जानते हैं। तो हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। हम इन स्थलों को कुछ बिंदुओं के आधार पर, जैसे सबसे पहले तो आप यह जान लिया कीजिएगा कि इसकी स्थिति क्या है। स्थिति में भी आप एक छोटा सा मतलब गांव, तहसील, फिर उसके बाद जिला, ऐसे याद कर सकते हैं ना। कई बार हमको छोटे स्तर पर भी जगह का नाम याद रखना पड़ेगा और फिर जिला तो याद ही रखना है कि किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि भीमबेटका है वो उबैदुल्लागंज में है, ठीक है, और उसका जिला कौन सा लगता है? रायसेन लगता है। ऐसे कई बार याद करना पड़ जाएगा। साथ में यदि वहां पर कोई प्रमुख नदी है, वह जो नगर है किसी नदी के किनारे आता है, तो वह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किस किनारे अवस्थित है, ठीक। स्थिति ऐसे याद रखनी है। देन यदि उसकी किसी ने खोज की है, देखो ये स्थल अपने आप तो ऐसे नहीं है कि आबाद रहे हों हमेशा से और अपने आप जानकारी पता चल गई हो। ये तो बहुत पुराने काल के हैं। ज्यादातर में तो आपको जंगल मिलेगा, वहां पर कोई अब मानव बस्ती नहीं दिखाई देगी आपको। जैसे महेश्वर को अपवाद के रूप में ले लीजिए, बाकी सारे स्थल में जंगल जैसी हैं चीजें, वहां कोई अब नहीं रहता है। तो वहां अपने आप तो वो नहीं निकल आए होंगे अवशेष, वहां खुदाई हुई होगी, किसी व्यक्ति ने क्या किया होगा, विश्लेषण किया होगा कि यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन मानव के अवशेष की संभावना है, यहाँ खुदाई की जाए और फिर उसने अवशेष खोजे। तो उस स्थल के या कि वहां के उत्खननकर्ता के रूप में व्यक्ति का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा, जिसे हम खोज से बताएंगे, है ना। खोज करने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसने बना दिया, खोज कर दिया। क्या है, वो उत्खनन उसने किया और पहली बार उस सभ्यता के बारे में उसने बताया, ये यहाँ पर खोजकर्ता का मतलब है। एंड देन आपको प्रमाण बताने होंगे कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक। तो ये 3 बिंदु मेन है, इनको ही याद करेंगे। देखो भीमबेटका की बात करें तो कहाँ स्थित है? रायसेन के उबैदुल्लागंज में। ये 2-3 बार पीएससी ने प्रश्न पूछ रखा है सीधे सीधे, उबैदुल्लागंज। भीमबेटका की खोज किसने की? दूसरे बिंदु की बात करें तो 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर, किसने की है खोज? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इन्हें आप वीएस वाकड़कर के रूप में भी याद कर सकते हैं। वीएस वाकड़कर शॉर्ट में कहते हैं, पूरा नाम इनका विष्णु वाकड़कर है। 1957-58 में इन्होंने भीमबेटका जैसे स्थल की खोज की, जो कि आज न केवल प्रदेश बल्कि देश और विदेश में भी प्रसिद्ध है। यहां से हमें क्या क्या मिला? तो ये सारे के सारे देखो पूछे गए प्रश्न हैं, जितनी भी बातें यहाँ लिखी हैं सब पूछी जा चुकी हैं कहीं ना कहीं, 1 बार या 2 बार या 3 बार, कई बार, है ना। ये स्थल तो कई बार पूछा जा चुका है, इसकी स्थिति, ये खोजकर्ता के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। और ये यूपीपीसीएस का एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तीनों कालों से संबंधित है? तीनों काल कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो उसका आंसर भीमबेटका था। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर तीनों ही काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में मानव कहीं ना कहीं यहाँ
करता था। मतलब बस्ती ये बहुत पुरानी थी, बहुत पुराने काल से लेकर मानव नवपाषाण काल तक रहा। उसके बाद यहाँ पर फिर अवशेष मिलना बंद हो जाते हैं। मतलब आगे का जो काल था ताम्रपाषाण काल, लौह युग, यहाँ के फिर प्रमाण यहाँ से नहीं मिलते हैं। फिर वैदिक सभ्यता आती है और फिर राजवंश चालू हो जाते हैं, तो आगे के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन पाषाणकालीन प्रमाण यहाँ पर सभी कालों के मिलते हैं। तो क्या प्रमाण प्राप्त हुए भाई? तीनों कालों के हमको यहाँ शैलाश्रय और चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। तो 3 काल, और वहां पर मिला क्या एक्चुअली? तो शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब सिंपली गुफा कहिए, शैल धन आश्रय, शैलों का बना हुआ कोई आश्रय स्थल, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुफा या शैलाश्रय। ठीक है, तो यहाँ से हमको गुफाएं मिली हैं और उन गुफाओं में ही क्या बना हुआ है? चित्रकारी या शैल चित्र बने हुए हैं। चित्रकारी के प्रमाण का मतलब यहाँ पर क्या है? शैल चित्रों से है, शैल में जो चित्र उकेरे जाते हैं वो। तीनों ही काल के हमको शैल चित्र, जब आयु निकाली जाती है, कुछ विधियां होती हैं जिससे आयु निकाली जाती है, तो जो चित्रकारी के प्रमाण मिले उसमें हमने देखा कि पूरा पाषाण काल के भी हैं, कुछ मध्य पाषाण काल के हैं और कुछ नवपाषाण काल के भी हैं। तो ये इस तरह से एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, देखो यहां से क्या मिला हमको? तो शैलाश्रय और शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। किस किस काल के हैं? तो तीनों ही काल के हैं। ठीक, पाषाणकालीन मतलब जो तीनों पाषाण काल है यहाँ से प्रमाण मिले। और क्या मिला यहाँ से? तो वीवी मिश्रा, एक और विद्वान रहे, वीवी मिश्रा, मध्य पाषाणकालीन ब्लेड की खोज की। ब्लेड एक उपकरण होता है, औजार होता है, उस काल का मानव यूज किया करता था। तो इसको खोजा है आपके वीवी मिश्रा ने भीमबेटका से ही। उस काल का यानी मध्य पाषाण काल का यहाँ पर ब्लेड नामक एक उपकरण या औजार यहाँ से प्राप्त हुआ है। और क्या हुआ? तो ये दो जो पॉइंट्स हैं वो किसके हैं? ये यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेषों की बात कर रहे हैं। तो हमने एक स्थिति देखी, हमने खोजकर्ता का नाम देखा या उत्खननकर्ता का नाम देखा, देन वहां से प्राप्त कुछ अवशेषों की बात की। एक और बिंदु हम बना सकते हैं विशेष। विशेष मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यदि जम रहे हो तो जैसे कि ये है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे विश्व विरासत, इतना इंपॉर्टेंट स्थल है ये कि इसे यूनेस्को द्वारा जो विश्व विरासत स्थल होते हैं में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट है 2003। तो हमारे मध्य प्रदेश में अभी 3 ही स्थल हैं विश्व विरासत स्थल के रूप में, जो कि आपका खजुराहो, सांची और भीमबेटका है। कुछ दूसरी श्रेणियों में जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी होती है उसमें 3 ही है। ओरछा और ग्वालियर जैसे नगरों को भी शामिल किया जा चुका है यूनेस्को विश्व धरोहर श्रेणी में, लेकिन वो सूची दूसरी है ना, वो कम महत्व की थोड़ा, है ना। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रूप से याद करना है। तो ये बात थी कुछ भीमबेटका की। आइए कुछ चित्रों के द्वारा आपको बता दें ये कैसे प्रमाण आपको यहाँ से मिलते हैं। तो देखो चित्रकारी कैसे होती है आप देख पा रहे होंगे। चित्रकारी में आप क्या क्या यहाँ ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए कि ये लोग किसके चित्र बनाते थे, मतलब क्या कर रहे थे ये मानव लोग। तो यहाँ कहीं देखोगे कि किसी पशु की सवारी कर रहा है कोई व्यक्ति, कहीं पर आप देखेंगे कि पशुओं को लड़ाने का चित्र बना है, कहीं पर आप देखेंगे कि कोई खाली पशु ही बना है, जैसे यहाँ पशु है, यहाँ एक भाला मारता हुआ व्यक्ति शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है। इस तरह के प्रमाण मिले। रंगों की बात करें तो कहीं लाल मिल रहा है, कहीं भूरा मिल रहा है, कहीं सफेद मिल रहा है, कहीं पीला भी मिल रहा है। तो इस तरह के रंगों का इस्तेमाल ये करते थे और ये सब के सब गुफाओं की दीवार में बने हुए चित्र हैं। तो आपके लिए ये मतलब आप देख लीजिए और कभी समय मिले तो आप जरूर भीमबेटका जाइए और इनको अपनी नंगी आंखों से देखिए। बहुत खूबसूरत चीजें हैं, आप कहेंगे कि ऐसा मानव पहले कैसे रह लेता था। ये ऐसी गुफाएं हैं जहां आप इंटर करते हैं और आपको चित्र दिखाई दे जाएंगे। बहुत सारी गुफाएं हैं। 10 वर्ग किलोमीटर का एरिया जहां पर ये मेन गुफाएं हैं, वहां पर 10 वर्ग किलोमीटर का एरिया आप ले लीजिए, तो इतनी दूर तक अवशेष हमको मिलते हैं। मतलब वहां पर 10 वर्ग किलोमीटर एरिया में लोग बाग रहते रहे होंगे कभी पाषाण काल में। स्कूली बच्चे हैं जो यहाँ घूमने आए हैं। चलिए, तो ये कुछ भीमबेटका की बात थी। अगले स्थल पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका, इस बात को आप नोट करिएगा। अगला स्थल है हमारा मृगेंद्र नाथ की गुफा। कौन सा है? मृगेंद्र नाथ की गुफा। तो मृगेंद्र नाथ की जो गुफा है उसमें भी सेम वही बातें देखें। ये स्थित कहाँ है? सबसे पहले यह देखें तो रायसेन जिला लगता है और बरेली तहसील लगती है। रायसेन जिले की बरेली तहसील के पाटनी गांव में ये गुफा स्थित है। बहुत पतली गुफा है, 7 किलोमीटर लंबी भी है। इसकी जो खोज है वो आपके उज्जैन में स्थित एक विक्रम विश्वविद्यालय है, वहां के पुरातत्व विभाग ने की थी 2009 में। कोई व्यक्ति का नाम यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, टीम थी एक,
हर विश्वविद्यालय या कॉलेज वगैरह में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट में से एक पुरातत्व विभाग था जिसने ये विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने 2009 में इस गुफा की खोज की। तो ये नई गुफा है। क्या मिला यहाँ, तो हमको सिंपली याद रखना है वही शैलाश्रय और शैलचित्र प्राप्त हुए। फर्स्ट बात भीमबेटका इंपॉर्टेंट था, यहाँ केवल 3 बिंदु हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हथनौरा की बात करें, हथनौरा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। सबसे पहले जो जानते थे हम वो क्या थी, स्थिति थी। तो स्थिति इसकी है सीहोर, सीहोर के बिल्कुल दक्षिण में, जहां से मामा शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का। बुधनी तहसील वहां पर ये स्थित है आपका हथनौरा। इसकी खोज अरुण सोनकिया जी ने की, पुरातत्वविद अरुण सोनकिया जी ने 1982 में की। डेट सहित याद रखना, इनका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां से हमको क्या प्रमाण मिले, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मानव जीवाश्म के प्रमाण। ये तथ्य इतना इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मतलब केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं कि यहां पर हमको मानव का जीवाश्म मिले, ये भारत का ही पहला जीवाश्म था मानव का। तो मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य, मतलब भारत में मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला, ऐसा पूछा जाए तो आप याद रखना हथनौरा से। हथनौरा कहां है, तो बुधनी 1982 में अरुण सोनकिया खोज की। तो ये मानव कंकाल एक्चुअली एक प्रकार की मानव खोपड़ी है, पूरा जीवाश्म नहीं मिला है हमको। इसका नाम रखा गया है नर्मदा मानव। क्या रखा गया है, नर्मदा मानव। नर्मदा के तट पर मिला, इसलिए इसका नाम क्या है, नर्मदा मानव रखा गया। होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस को और भी आप कह सकते हैं, ये तो सिंपल भाषा में हो गया। अब जो वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है, मानवों की कई प्रजातियां रही अलग अलग काल में, ये 3.5 लाख साल पुराना ये अवशेष था। होमो इरेक्टस, जैसे आज आप कौन से प्रजाति के मानव हैं, होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मानव, ये कौन सा मानव था, होमो इरेक्टस था। और चूंकि नर्मदा के किनारे मिला तो इसका वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस रखा गया। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो यहाँ भी हथनौरा के बारे में 3 बातें आपको पता चली। यह कहाँ स्थित है, तो सीहोर में स्थित है। इसके अलावा खोज किसने की, तो अरुण सोनकिया ने 1982 में की। और क्या मिला यहाँ से, तो मानव कंकाल मिला है। ये मृगेंद्रनाथ की गुफा का चित्र है। आगे बढ़ेंगे कि आपको हथनौरा की स्थिति दिखाई दे जाएगी। ये लिखा हुआ है हथनौरा, तो नर्मदा के तट में ही है। ये ऊपर का जिला सीहोर का है, बिल्कुल दक्षिणी इलाके में सीहोर के ये आपको दिखाई देगा। आप मैप को इस्तेमाल करिएगा, कहीं मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं। इस तरह का ये मानव कंकाल है। नागपुर में एक संग्रहालय है, वहां पर ये वर्तमान में रखा हुआ है, आपके मध्य प्रदेश में भी नहीं है। एक और बात, ये एक हाथी के जबड़े का कंकाल है। पत्थर जैसा लग रहा है, जीवाश्म में से ही प्राप्त होते हैं। जीवाश्म पहले था आपके सिलेबस में, अभी नहीं है। तो जीवाश्म जो है यहाँ से एक स्टेगाडॉन हाथी होता है। स्टेगाडॉन हाथी बहुत बड़े आकार का हाथी हुआ करता था कभी पुराने काल में। आज के जो हाथी हैं उनसे 1-2 गुना बड़ा मान लीजिए, और आपकी जितनी लंबाई होगी उतने बड़े उसके बाल होते थे। तो यहाँ से एक और साक्ष्य की बात आपको याद हो जाए तो कर लेना, स्टेगाडॉन हाथी की बात याद कर लेना, ठीक है। तो हमने भीमबेटका पढ़ा, वहां पर भी 2 बातें याद की। एक हमको वहां शैलचित्र और शैलाश्रय के प्रमाण मिले, और दूसरा प्रमाण क्या था, दूसरा प्रमाण हमको वहां पर ब्लेड उपकरण होता है वो प्राप्त हुआ। दूसरा स्थल मृगेंद्रनाथ की गुफा पढ़ा, वहां केवल शैलाश्रय और शैलचित्र की बात की। तीसरा स्थल हमने क्या पढ़ा, हथनौरा पढ़ा। और हथनौरा में हमें नर्मदा मानव, और नर्मदा मानव के अलावा यहाँ पर स्टेगाडॉन हाथी के जबड़े का कंकाल हमको मिलता है। ये कुछ स्थल हुए, पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। अभी और चर्चा कर लेते हैं। ऐसा होता है, ये हाथी बहुत बड़े आकार का हाथी जैसा ही होता था, साइज इसका बड़ा होता था। तो जो ये स्थल थे आपके, आप पुराने पीछे चलते हैं अपन, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल हैं वो यही 3 हैं, भीमबेटका, हथनौरा और आपका मृगेंद्रनाथ की गुफा। अब जैसे महेश्वर है, बस महेश्वर की स्थिति आप याद रखिए, और यह याद रखिए कि यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है। पिपरिया, महादेव पिपरिया नरसिंहपुर में है, ये याद रखिए, और भुतरा नरसिंहपुर में है, ये याद रखिए। इनमें कोई ऐसी खास बातें नहीं है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो। आने का तो कुछ भी आ सकता है, पर आप पढ़िए वही जिसकी सबसे ज्यादा संभावना हो, है ना। जाने का तो किसी भी श्रेणी के, उटपटांग श्रेणी के प्रश्न आ जाते हैं। मान लो आ जाए कुछ ऐसा उटपटांग सा, आप मेरी कॉलर पकड़ लो आके कि सर आपने तो कहा था कि नहीं आता है। तो आने का कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे
जो ज्यादा परसेंट वाली चीजें होती हैं आने की संभावना पढ़ते हैं, है ना। तो अब आप मान लो भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल तो अथाह ज्ञान है, आने का कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप क्या पढ़ते हैं, ज्यादा आने की संभावना। चलिए, तो पूरा पाषाण कालीन मध्य प्रदेश को हम समझ चुके हैं। आ जाते हैं मध्य पाषाण कालीन मध्य प्रदेश में। मध्य पाषाण कालीन मध्य प्रदेश, आप विशेषताएं जान चुके हैं। मध्य पाषाण काल कैसा काल है, देखो पहले कुछ समय पहले आपका क्या था, 1867-68 के आसपास, इस टाइम तक हम केवल दो कॉन्सेप्ट थे हमारे, एक पूरा पाषाण काल था, एक नव पाषाण काल था। हमें पता ही नहीं था मध्य पाषाण काल के बारे में। वो तो बाद में हमको कुछ, देखो एक अवशेष ऐसे मिले जो कि बहुत प्राचीन काल का मानव था, मतलब बेडौल तरीके के बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए कुछ औजार हमको मिलते थे, उसको हमने पूरा पाषाण कह दिया। फिर हमको बहुत छोटे आकार के औजार मिले और वो अच्छे सुडौल थे, चिकने थे, पॉलिशदार थे, तो उसको हमने नवपाषाण काल मान लिया। किस काल का मानव, नवपाषाण कालीन है ना। तो दो पार्ट हो गए। लेकिन बीच में 1867 के आसपास भारत में ये पहला स्थल था, विंध्य क्षेत्र, रीवा पन्ना वाला इलाका। यहां से हमको कुछ संक्रमणकालीन औजार प्राप्त हुए, मतलब कि पूरा पाषाण काल से अच्छे और नव पाषाण काल से थोड़ा पिछड़े, है ना। इस तरह के यहाँ से हमको कुछ उपकरण प्राप्त हुए। हमने फिर एक और श्रेणी बनाई मध्य पाषाण काल की, एक और काल हो सकता है हमारे यहाँ मध्य पाषाण काल। ठीक, ये मध्य पाषाण काल एक बीच का संक्रमण काल है, ऐसा कह दीजिए। इसके बारे में आप जानते हैं कि ना तो बहुत पुरानी पद्धति में जीवन यापन करते थे ये लोग, और ना ही बिल्कुल नवीन हुए थे। कृषि का, पहिए का, सबका आविष्कार नहीं हुआ था। बस ये लोग क्या है, परिवार की अवधारणा आ चुकी थी और पशुपालन वगैरह करने लगे थे, इतना सा था। आगे चल के मानव कृषि वगैरह भी करने लगता है। तो ये मध्य पाषाण कालीन मध्य प्रदेश था। प्रमुख स्थल कौन से हैं जहां से हमको मध्य पाषाण कालीन मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना है, इनकी जगह और इनका नाम। फिर जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको एक एक करके हम अभी देखने भी वाले हैं। तो जैसे आदमगढ़ है, आदमगढ़ कहाँ है, ये आदमगढ़ की गुफाएं होती हैं, यहाँ होशंगाबाद जिले में है, जिसका वर्तमान नाम अब नर्मदापुरम हो चुका है। देन बात करें बाघ की गुफा। बाघ की गुफा कैसा स्थल है, तो मध्य पाषाणकालीन स्थल है और धार में यह अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, धार में। विंध्य क्षेत्र, जहां से सर्वप्रथम मध्य पाषाणकालीन मतलब मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण हमको मिले। तो विंध्य क्षेत्र, बस ऐसा ही पुस्तकों में जानकारी मिलती है, तो एक प्लेस का नाम नहीं मिलता है, तो आप ऐसे ही याद रखना। पचमढ़ी की बात करें तो यह भी होशंगाबाद में है, यहाँ भी कुछ गुफाएं मिली हैं जहां से हमको मध्य पाषाणकालीन मानव के अवशेष मिलते हैं। फिर ये भीमबेटका, आप जानते ही हैं, भीमबेटका में तीनों ही काल के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। आगे महेश्वर भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, पर जो इसी काल से रिलेटेड है हमने उन्हीं स्थलों को लेकर यहाँ पर किया हुआ है। तो ये आदमगढ़, बाघ की गुफा, विंध्य क्षेत्र, ये सारे कुछ प्रमुख स्थल हैं। और पचमढ़ी आप ऐसा याद रखिए। जैसे पीछे कौन कौन से थे, ये हमने देखा पूरा पाषाण काल में भीमबेटका था, आपका मृगेंद्रनाथ की गुफा थी, आपका हथनौरा था, भूतरा था, महादेव पिपरिया था, इस तरह के कई स्थल थे। ऐसे ही यहाँ मध्य पाषाण काल में भी है, आदमगढ़ है, बाघ की गुफा है, इसके अलावा आपका विंध्य क्षेत्र है, और इसके अलावा आपका पचमढ़ी है। तो ये चार प्रमुख स्थल हैं। देखें विंध्य प्रदेश को, विंध्य क्षेत्र को क्या है, तो भारत एवं मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1857 ईस्वी में तब हुई जब C.L. कार्लाइल, ये विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे, C.L. कार्लाइल साहब ने क्या किए, उन्होंने लघु पाषाण उपकरण खोजे। क्या खोजे, लघु पाषाण उपकरण की खोज इन्होंने की। तो 1800, कई बार 1867 मिलता है, कई बार 1857 मिलता है, तो ध्यान रखना इस। तो 1857 या 1867, कोई भी एक डेट है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ के लिए। तो 1857 यदि मान लें, तो 1857 में क्या हुआ, एल कार्लाइल साहब ने लघु पाषाण उपकरण खोजे, जो कि न तो नवपाषाण काल से रिलेटेड थे और ना ही आपके पूरा पाषाण काल से। यह जो काल था वो मध्य पाषाण काल था। तो मध्य पाषाण काल की खोज करने वाले व्यक्ति जो हैं वो है C.L. कार्लाइल। ठीक, यहाँ से कई सारे उपकरण मिले हैं, उन उपकरणों के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बात करते हैं बाघ की गुफा का। बाघ की गुफा बाघिन नदी के तट पर, ये कहाँ स्थित है, धार में। तो धार में स्थित है बाघ की गुफा। बाघ नामक जगह आपको दिख जाएगी मैप में दूर से ही, और नदी वहां से बहती है जो वो है बाघिन नदी की जगह के नाम पर। यहाँ से मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के, तो जैसे भीमबेटका था वहां से तीनों काल के प्रमाण मिले, तो जो बाघ की गुफा यहाँ से दो काल के, एक मध्यकाल और एक नव पाषाण काल के उपकरण हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसकी जो खोज है वो डेंजर फील्ड ने की, या डेंगर फील्ड, ये अंग्रेज विद्वान थे, 1818 में इस गुफा की खोज की।
एक्चुअली 1818 में गुफा की खोज हुई थी। गुफा वगैरह में लोग देखने जाने लगे, बौद्ध लोग यहाँ रहा करते थे। फिर हमको बाद में पता चला कि यहाँ से क्या हुआ है, कई सारे जो मतलब मध्य पाषाण कालीन जो बस्ती है यहाँ पर कभी रहा करती थी, ये हमको थोड़ा बाद में पता चला है। तो ये खोजकर्ता किसके हैं? गुफा के खोज करता है, ना कि यहाँ के उत्खनन करता। ठीक, ये उत्खनन करता, उनके नाम टीमें होती हैं, जब टीम का नाम आता है फिर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है ना। जहां इंपॉर्टेंट होंगे जो व्यक्ति वही बताए जाएंगे आपको। तो ये डेंजर फील्ड ही आपको याद रखना है, परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर क्या मिला है यह भी वस्तुओं का भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सी वस्तुएं मिली। जब वस्तुएं आप समझते हैं ना, मान लो पत्थर के औजार मिल गए, फलक मिल गया, ब्लेड मिल गई, तो क्या करोगे? उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पीछे शैल चित्र शैलाश्रय था तो हमने तो वही कह दिया। अब एक्चुअली में देखा जाए तो उन शैल चित्रों के और शैलाश्रयों के भी नाम है, वो नहीं पढ़ना होता है, आप यह ध्यान रखिएगा। तो दो स्थल, विंध्य क्षेत्र और बाघ की गुफा, ये मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बारे में आपने जाना। विंध्य क्षेत्र आप जानते हैं कौन सा इलाका है, बाघ की गुफा आपके धार में बाघ नामक जगह पर है। ये इस तरह की गुफाएं हैं, कई सारी गुफाएं हैं। कभी यहाँ पर बौद्ध लोग निवास किया करते थे। जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ भारत से, तो यहाँ स्थान जो है तो खाली हो गया। जब खाली हो गया तो यहाँ पर कुछ समय तक बाघ रहे, और उन्हीं बाघों की अधिक संख्या के कारण इस जगह का नाम जो पड़ा वो बाघ पड़ गया। ठीक, ये ऐसी गुफाएं हैं, पत्थरों को काटकर बढ़िया बनाई गई हैं, कभी आप भ्रमण करना चाहें तो जा सकते हैं। बात करें आदमगढ़ की, आदमगढ़ में भी गुफाएं हैं, पचमढ़ी में भी गुफाएं हैं, ज्यादातर सब गुफाएं गुफाएं ही हैं। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो आदमगढ़ है आपके होशंगाबाद में। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। नर्मदा के दक्षिण तट पर ये स्थित है। आपको पता होगा कि नर्मदा ऐसे बहती है, होशंगाबाद कुछ ऐसे है, और होशंगाबाद शहर जो है नर्मदा के दक्षिण में ही स्थित है। होशंगाबाद में स्थित है। कि जो खोज की है वो किसने की है? बिंदु हमारा यह है खोजकर्ता। तो 1964 ईस्वी में आरबी जोशी ने आदमगढ़ की खुदाई की, आके वहां का उत्खनन किया। यहां से उनको क्या प्राप्त हुआ? तो वही शैल चित्र और शैलाश्रय। तो जो भीमबेटका है वहां पर पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नव पाषाण काल के शैलाश्रय और शैल चित्र प्राप्त हुए। जबकि जो आपका आदमगढ़ है वहां से मध्य पाषाण काल के शैलाश्रय और शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये खास बात है। आदमगढ़ शैलाश्रय समूह से 25,000 सूक्ष्म उपकरण, तो 25 बहुत बड़ी मात्रा में जो मानव के उपकरण होते थे वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत खास बात है। 25,000 उपकरण, सूक्ष्म का मतलब अति सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म का मतलब मीडियम आकार वाले आप कह दीजिए। ठीक, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं 1-2 इंच वाले, उनको हम लघु अस्मक कहते हैं, जो कि नव पाषाण काल की विषय। तो आदमगढ़ की बात, 3 बिंदु तो हो ही गए। एक खास बात और है यहाँ की, देखो आदमगढ़ है होशंगाबाद में। 1964 में आरबी जोशी ने इसकी खोज की, और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ? शैलाश्रय और शैल चित्र। एक खास बात और प्राप्त हुई है, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एक राजस्थान में स्थान है बागोर, और दूसरा भारत में जो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश है आदमगढ़ का, आदमगढ़ में वहां पर आपको मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया है, तो यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुत्ते को पाला जाता था। तो पशुपालन की क्रिया, चाहे कुत्ते को पाला जाए, चाहे गाय को, चाहे भेड़ को, किसी को भी पशुपालन की क्रिया यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देश में 2 स्थानों के नाम याद रखने होते हैं, एक राजस्थान का बागोर और एक मध्य प्रदेश के आदमगढ़ का। यहाँ से हमको मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ बातें थी आदमगढ़ की। बात करें पचमढ़ी की, तो पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसके खोजकर्ता का नाम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से मिला क्या है? तो वही शैल चित्र और शैलाश्रय। गुफाएं हैं डोरोथो द्वीप नाम करके और जम्बू द्वीप करके, 2 गुफाएं आपको वहां पर मिल जाती हैं। बस आप तो यह याद रखिए कि पचमढ़ी जो है, जो कि एक प्राकृतिक स्थल है या कि धार्मिक स्थल भी कह दीजिए उसको, उसके साथ साथ आप यह भी मान लीजिए अब वह एक मतलब पाषाणकालीन स्थल भी है, मतलब पुरातात्विक रूप से भी वह महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक मतलब वहाँ जंगल पहाड़ी आप घूमने जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, इसके कारण आप उसे धार्मिक भी कह दीजिए। उसके अलावा आप देख पा रहे हो कि पचमढ़ी में क्या मिल रहा है? पूरा पाषाणकालीन मध्य पाषाणकालीन मानव के साक्ष्य मिल रहे हैं, मतलब वो पाषाणकालीन सभ्यता का भी प्रमाण है। तो ये कुछ बात रही मध्य पाषाणकालीन मध्य प्रदेश की। तो हमने 2 कंप्लीट कर लिए, एक हमारा पूरा पाषाण काल था और एक हमारा मध्य पाषाण काल था। वापस से रिवाइज कराऊं बस स्थानों के नाम, तो भीमबेटका, हथनौरा,
इसके अलावा मृगेंद्रनाथ की गुफा, उत्तरा और आपका महेश्वर, महादेव पिपरिया, ये 6 नाम आप पुरा पाषाण काल में याद रखना। ये पुरा पाषाण कालीन स्थल है, इनकी तिथि, इनके खोजकर्ता और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ यह याद करिएगा, आप प्राइज कराने में प्रश्न आ जाएगा। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 4 स्थल आप याद रखेंगे। एक स्थल आपका बाघ की गुफा, दूसरा आदमगढ़ की गुफा, तीसरा पचमढ़ी और चौथा आपका है हाँ पिंड क्षेत्र, जहां सबसे पहले प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये कुल 4 स्थल आपको याद रखना है। पिंड क्षेत्र में बस सीएल कार्लाइल का नाम एक जोड़कर आप याद रखिएगा कि 1857 में यहाँ से भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए, बस इतना याद रखें। तो ये बात थी मध्य पाषाण काल की। अब अपन चलते हैं नवपाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक जानकारी, क्योंकि आप ऐसा कहिए पूरे भारत में ही, पूरे भारतवर्ष में पूरा पाषाण कालीन मानव के सबसे ज्यादा अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो हमारे मध्य प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी उसमें, इसीलिए ज्यादा जानकारी थी, ज्यादा स्थल थे। अब धीरे धीरे स्थल कमते जाएंगे। कभी हमने मध्य पाषाण काल देखा, उसमें 4 स्थल, उसको भी अलग अलग से देखा। अब यहाँ आपको सिर्फ जगहों के नाम याद रखना है, आपको और कुछ याद नहीं रखना है कि उसमें क्या प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, बस ये याद रखिए कि ये नवपाषाण कालीन बस्ती थी। तो नवपाषाण कालीन मध्य प्रदेश में क्या हुआ बदलाव आप जानते हैं। नवपाषाण काल में क्या हुआ, कुल्हाड़ी, बसूला, घन, रचक, बर्छी, जो आधुनिक काल के औजार थे वो सब यूज होने लगे थे। मानव थोड़ा सा आधुनिक हो गया था, कृषि का आविष्कार हो गया था, यानी कि गेहूं और जौ उगाकर वो खाने लगे थे, पशुपालन होने ही लगा था उसके पहले ही। इसके अलावा ये पहिए का आविष्कार हो गया था जिससे मृदभांड बनाने लगे थे। तो बहुत सारी चीजें क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के आप नाम याद रखना। एक स्थान है भोपाल, कौन सा है, भोपाल। भोपाल में भी कुछ जगहें हैं जैसे कि मनुभावन टेकरी, टेकरी का मतलब पहाड़ी होता है, तो मनुभावन टेकरी, साथ में नेवारी गुफा, श्यामला पहाड़ी और बालूकास्म पहाड़ी। तो ये 4 स्थान, मनुभावन टेकरी, नेवारी गुफा, श्यामला हिल्स और बालूकास्म हिल्स, ये पहाड़ियां हैं जहां से हमको नवपाषाणकालीन बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक स्थान जबलपुर का याद रखना है। जबलपुर में भेड़ा घाट, तिलवारा घाट और लम्हेटा घाट, तीनों ही घाटी घाट हैं। तो जबलपुर में भेड़ा घाट का नाम तो आपने सुना ही होगा, लम्हेटा घाट भी आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी की बस्तियां यहाँ, अस्थियां यहाँ प्रवाहित की गई थी, और उसके अलावा तिलवारा घाट। तो ये 3 स्थल जबलपुर के याद रखें आप, नवपाषाणकालीन बस्तियों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रीवा जिले में एक जगह ही इंपॉर्टेंट है, इटार पहाड़। तो रीवा जिले से भी हमको नवपाषाणकालीन बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और वह है इटार पहाड़। तो ये इस प्रकार से कुछ नवपाषाणकालीन मध्य प्रदेश था हमारा। तो नवपाषाण काल में आपको इन स्थानों का अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है, यहाँ से प्रश्न नहीं आए हैं। आप सोचो कि सर क्या कुछ कमी कर रहे हैं क्या पढ़ाने में, ये मत सोच लेना, आप प्रश्न लगाओ, आपसे बनेगा, आपको पता चलेगा कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये कहूँ उल्लेख ही ना हो इसका आपके प्रश्नों में, जो पुस्तकें आ रही हैं ये तो मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया कहूँ, और चूंकि हम क्रम से चल रहे हैं इसलिए इसका भी उल्लेख करना थोड़ा सा जरूरी था, चाहते तो स्किप कर देते क्योंकि यहाँ से प्रश्न ही नहीं आया आज तक। ठीक है, तो हमने पूरा पाषाण काल देख लिया, मध्य पाषाण काल देख लिया और नवपाषाण काल देख लिया। अब जो हमारी अगले काल की बारी है वह है ताम्र पाषाण काल। किस काल की बात करनी है, ताम्र पाषाण काल की बात करनी है। ताम्र पाषाण काल कौन सा काल है, वैसा काल जिस काल में मानव पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजारों का उपयोग करता था, इसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में आप चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, चाको कह दीजिए, एल साइलेंट हो सकता है। तो चाल्कोलिथिक या चाकोलिथिक एज है ये मध्य प्रदेश का, भारत में तो आप पढ़ेंगे ही। एमपी की बात करें तो यहाँ के कुछ स्थल हैं उनको आपको याद करना पड़ता है। तो जो ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वो जगहें हैं और उनकी स्थिति है, ये आपको याद करना पड़ता है, वही आपको याद करा देते हैं बस। तो ये रहे कुछ स्थल। चलिए, ताम्र पाषाणकालीन कुछ स्थल हैं।
थोड़ा सा एक स्लाइड हमारी डिलीट हो गई है। तो 3 स्थल थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो एक्स्ट्रा है। एक हो गया एरण। एरण कहाँ पर है? सागर में है। कहाँ है एरण? सागर में है। एरण एक ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है, यह याद रखना है। और कहाँ स्थित है? सागर में। दूसरा स्थल आप याद रखिए अवरा। अवरा कहाँ है? मंदसौर में। अवरा नामक स्थान कहाँ पर है? मंदसौर में, जो कि आपकी एक ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। इसके अलावा उज्जैन में एक स्थान है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड दीजिए हमें। काय था, याद नहीं आ रहा था, काय था। राइट। तो एक और बस्ती है और याद आ रहा है। बस बस परेशान मत होना कि कुछ क्या, बस ये 4 ही स्थल थे। नावदा टोली। नावदा टोली है आपके महेश्वर में। महेश्वर आपको पता है खरगोन। राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ऊपर के 4 मैंने स्थल लिखे हैं। एक है एरण, कैसी बस्ती है? ताम्र पाषाणकालीन बस्ती। कहाँ है? सागर में है। दूसरा कायथा। कायथा को आप पहले नंबर पर भी लिख सकते हैं। इसके बारे में एक तथ्य भी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा यह है कि ये सबसे पुरानी मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। ठीक। तो ये कायथा के बारे में एक बात और याद रख सकते हैं। बाकी और बातें हो ही सकती हैं आप एक्स्ट्रा तौर पर, कि वराह मिहिर का यही जन्म हुआ था आपके कायथा में ही। तो उज्जैन में स्थित कायथा सबसे पुरानी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है, यह याद रखिएगा कि पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है, ऐसा याद रखिए मध्य प्रदेश। एरण आपके सागर में हो गया। अवरा जो है, अवरा मंदसौर में है, ऐसा याद करो कि मंदोदरी आवारा हो गई। कहाँ की थी? मंदसौर की थी। नावदा टोली। नावदा टोली आपके कहां पर है? मंदसौर में है, और सॉरी आपके महेश्वर में है, और महेश्वर कहाँ है? खरगोन में। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कुछ स्थल हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए कि वे कहाँ स्थित है। तो बात करें उन स्थलों की, तो डांग वाला जो कि उज्जैन में ही है, और नागदा जो कि कभी जिले बनाए जाने के कारण चर्चा में था, वो भी उज्जैन में है, और यह भी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है। इंदौर में यदि आप रहते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी तो इंदौर में ही आ जाते हैं, तो इंदौर में यदि आप रहते हैं तो आजाद नगर, आप जब जाते हैं आयोग के कार्यालय, तब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय है, वहीं उसी के पास में ही एक जगह का नाम है आजाद नगर, और वहां से भी हमको कुछ ताम्रपाषाणकालीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो कि इंदौर में है। हेड़ीनामा नर्मदापुरम जिले में आता है। इसके अलावा बेसनगर, बेसनगर विदिशा, विदिशा का पुराना नाम भी कभी पूछा जाए तो बेसनगर आप बता सकते हैं। इसके अलावा हेलसा बता सकते हैं, हेलसा। राइट। तो बेसनगर एक छोटा सा गांव है, अब तो बहुत अस्तित्व नहीं है इसका। तो ये बेसनगर आपके विदिशा में स्थित है, ये भी एक ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है। और एक नगर डोंगरिया, और डोंगरिया है आपके बालाघाट में। बालाघाट, ये सारे के सारे स्थल मालवा में ही आपको दिखाई दे रहे होंगे ज्यादातर, होशंगाबाद को छोड़कर, बाकी ये बालाघाट एक एक्स्ट्रा है। ये सारे स्थल कैसे थे? ताम्रपाषाणकालीन स्थल थे, जिस टाइम पर मानव तांबे के साथ साथ पत्थरों, या पत्थरों के साथ साथ एक्चुअली तांबे के उपकरणों का उपयोग किया करता था। तो आपको सिंपली यही याद रखना है कि कौन सा स्थल किस काल से रिलेटेड है और कहां पर स्थित है। 80% संभावनाएं सीधे यही होती हैं कि आपसे स्थिति पूछ ली जाती है। बाकी जो 20% संभावनाएं बच रही हैं, उसमें कैसे प्रश्न आते हैं? तो उसमें जो 15% संभावना है, उसमें यह पूछ लिया जाता है यहां से प्राप्त क्या हुआ है, और उसमें स्थल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि भीमबेटका, इनसे प्रश्न आते हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफा यहां से, हथनौरा यहां से प्रश्न आते हैं, आदमगढ़ यहां से प्रश्न आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्थल हैं जिनके नाम मैंने अभी, तो यहां से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। समझ में आई बात? और फिर जो 5% संभावना बच रही है, उसमें खोजकर्ता और या कि उनके खोज की तिथि पूछी जा सकती है। तो ये इस तरह से कुछ प्रश्न आपके बनेंगे यहाँ। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर था, जिसमें हमने मतलब पाषाणकालीन मध्य प्रदेश की चर्चा की, या मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन संस्कृति का उल्लेख किया। हिस्ट्री का ये पहला हिस्सा था।
पाषाण काल, जब भी आप इतिहास शुरू करते हैं पाषाण काल से ही शुरू करते हैं, आपको ज्ञात होगी यह बात। हालांकि एमपीपीएससी पाषाण काल से प्रश्न पूछता नहीं है भारतीय इतिहास में, अभी भी जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें भी पाषाण काल का बहुत ही कम वो है, राइट। तो आ गया है ये ध्यान रखना। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं आज तक प्रश्न नहीं आए हैं, अब थोड़ा बहुत वो वेटेज आ जाएगा, मतलब उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एमपी अब देखें, इतना ज्यादा आप भारत के इतिहास में नहीं पढ़ते थे, एमपी के इतिहास में आप कितना पढ़ना चाहेंगे, तो इतना ही है। बेफिक्र होकर आप क्वेश्चन लगाइए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं। एक बार सुनिए तो पढ़िए और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ ऊट पटांग की बातें यदि आपको लगता है कि अधिक हो सकती हैं तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाते होंगे, एक्स्ट्रा है तो आप उसी को उस चीज को नोट्स में ऐड करते जाइए, जोड़ते जाइए। कुछ नया स्थल मान लो, इतने ही थोड़ी है ताम्रपाषाण कालीन स्थल, अभी मैं गिनाना चाहूँ तो इनके दुगनों गिना दूंगा, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। यहाँ से आने की संभावना नहीं होती, तो नमस्ते हम दिमागी प्रेशर क्यों बढ़ाएं, फालतू चीजें याद करना है, आने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। तो आपको यदि लगता है कि हाँ ये क्या, क्योंकि किताबों में तो कुछ भी दे देना है उनको, पटनाक सी चीज़, तो आप उससे परेशान हो जाओ कि अरे सर ने तो पढ़ाई नहीं है, ऐसी परेशान मत होना। बस उसको आपको लगता है तो आप ऐड कर लीजिएगा इसी नोट जब बना रहे हो, तो आपका काम होता जाएगा। यही क्लास थी आज की, पाषाणकालीन मध्य प्रदेश खत्म। कल हम शुरू करेंगे, आपको बता दें आज कि क्या कल पढ़ेंगे ताकि आप प्रिपेयर रहें पहले से भी। कल हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये कौन सा काल है हमारा, हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। एक कौन सा पार्ट था, एक था हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल एक्चुअली हमारा खत्म, जिसमें पाषाण काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने बताया था कि उसका एग्जाम्पल होता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई स्थल हमको यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल शुरू होता है, उसको 3 भागों में बांटा था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल। तो प्राचीन काल से शुरू करेंगे, और प्राचीन काल की शुरुआत कहाँ से होती है आपको पता है, वैदिक काल से, है ना। तो वैदिक काल के बारे में बहुत कम जानकारी है, थोड़ा बहुत जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एमपी में भी उसका कोई उल्लेख नहीं है, मतलब उसकी कोई बस्तियां या कि आर्यों का आगमन यहाँ तक अभी तक नहीं हो पाया था, तब एमपी में पर ही थे वो सप्तऋषि क्षेत्र जिसको हम कहा करते थे, वहीं तक सीमित थे। जो जानकारियां हैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। अब हमको एक्चुअली हिस्ट्री में घुसना है, वैदिक काल से शुरू करेंगे, जो जो घटनाएं हमारे एमपी से पढ़ेंगे, जो नहीं होंगे स्किप करेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक।